श्रीमती क्यूरी, जिनका नाम मैडम क्यूरी के नाम से जो है प्रसिद्ध है विश्व में, उन पर चर्चा करते हुए हम बताएंगे कि उनकी बाल्यावस्था, वैवाहिक स्थिति, वैज्ञानिक जीवन, इस तरह से चर्चा करेंगे। देखिए, मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 को हुआ। मतलब 1867 में वो जन्मी थी, जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की चिंगारियाँ जली थी। उसके 10 वर्ष पश्चात वे पोलैंड में जन्मी थी, और पोलैंड उस समय रूस के मतलब अधीन हो गया था, तो वहाँ पे रूस के अत्याचार चल रहे थे। बाल्यावस्था में इनके मैडम क्यूरी, जिनका बाल्यावस्था का नाम मेनिया था, ये 3 बहनें थी और एक भाई था। इनकी सबसे मतलब माँ से इनको बहुत स्नेह था, क्योंकि ये सबसे छोटी लड़की थी इसलिए, परंतु माँ इनसे दूर दूर रहती थी। इसका कारण जानने पर उन्हें मालूम पड़ा कि इनकी माँ को टीबी है, और टीबी के कारण वह बच्चों से दूर रहती थी, अलग खाना खाती थी, और इसी से उनको बाल्यावस्था में ही थोड़ा सा विराग हो गया। और उनके पिताजी उनको कहते थे हर समय कि तुम प्रार्थना करो, तब माँ के लिए, माँ के स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करो। इस प्रकार मेनिया जो है बड़ी हुई। जब मेनिया की माँ एक शिक्षिका थी, और पिताजी भी को भी मतलब जो है शिक्षक ही थे। उनकी जब बड़ी बहन बीमार हुई तो उसकी बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो गई, और मेनिया पहली बार जानी कि मृत्यु क्या होती है और वो कैसे अकेला कर देती है। मेनिया राष्ट्रीय मतलब देशभक्त थी। उन्हें पोलैंड की गुलामी पसंद नहीं थी, तो वे आज़ादी के देखे थे, और उसी समय वो युवावस्था में पहुंची तो उन्होंने जार के अत्याचार और साइबेरिया की जेल वगैरह का बारे में सुना, और वो बहुत ही मतलब एक क्रांतिकारी विचारधारा की रही है। परिवार ही पूरा क्रांतिकारी विचारधारा का रहा है। जैसे ही मेनिया युवावस्था में पहुंची तो सन 1881 में जार की हत्या हो गई, और जार की हत्या से मेनिया खुश हुई, परंतु उसी दिन शाम को उसे मालूम पड़ा कि उसके भाई को सवेरे फांसी होने वाली है, तो वो दुखी भी हुई। उसने ये देखा कि ये देशभक्ति का एक पुरस्कार है कि भाई, उसके भाई की फांसी दे रहे हैं। इस प्रकार मेनिया जो है, मेनिया को जीवन बचपन में ही अनेक पारिवारिक संवेदनाओं से गुजरना पड़ा, और जब माँ की मृत्यु हो गई तो उसके पिताजी की आमदनी भी आधी रह गई, और इसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। पिताजी जो है एक छोटे घर, बड़े घर में रहते थे, हवादार घर में, उसके बजाय उन्हें छोटे घर में जाना पड़ा, और छोटे मकान में उनकी जो है, इस प्रकार आर्थिक स्थिति बिगड़ने से मेनिया छोटे मोटे काम करने लगी। तो वो ट्यूशन पढ़ाती थी, परंतु ट्यूशन में जो है उस बच्चों को पढ़ाने जाना पड़ता था, और वो बच्चे जो अच्छी तरह पढ़ते नहीं थे, उसके कारण मेनिया को मतलब जो है थोड़ा तनाव रहता था, परंतु फिर भी आर्थिक स्थिति के कारण उन्होंने ट्यूशन का कार्य किया। उसके पश्चात क्या हुआ कि मेनिया का युवावस्था में जैसे ही पदार्पण किया, उसके भाई के अनेक मित्र और अनेक क्रांतिकारी, पोलैंड के क्रांतिकारी युवक उसके साथ थे। वो तो जार के गवर्नर और शासक को मारने का कार्य, बम फोड़ी का काम करते थे, परंतु मेनिया ने एक चलित विश्वविद्यालय चलाया। उसके अंतर्गत वो पुस्तकें लेकर के गांव-गांव जाती, और वहाँ के अनपढ़ बच्चों को पढ़ाती, और उनमें चेतना जगाती। इसके पश्चात मेनिया ने आया का कार्य भी किया इसके साथ साथ, क्योंकि उसकी घर की आमदनी पूरी नहीं पड़ती थी। एक जगह तो उसको आया के कारण बहुत ही कष्ट झेलना पड़ा, परंतु दूसरी जगह उसे आया का ठीक कार्य मिल गया था। परंतु जब उसका दूसरे मालिक का लड़का बाहर पढ़ता था, वो विदेश से आया, तो उसको मेनिया का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। और मेनिया क्योंकि सुंदर भी थी, और बुद्धिमान भी थी, चतुर भी थी, और कार्यकुशल भी थी, और घुड़सवारी और तैराकी भी जानती थी। इसके कारण उन दोनों में लगाव हो गया। परंतु मेनिया के पिताजी उससे विवाह के लिए राजी नहीं हुए, और लड़का पुनः विदेश पढ़ने चला गया। इस प्रकार मेनिया का पहला जो है, मेनिया ने भी फिर आया का कार्य छोड़ दिया, और वो वहाँ से काम छोड़ करके और अपने चचेरे भाई की वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कार्य करने लगी। मेनिया की बहन पेरिस में विवाह हुआ था, और मेनिया ने भी वहाँ पे पेरिस में पढ़ने जाने का सोचा, क्योंकि पेरिस में पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। इस कारण मेनिया ने, पेरिस चली तो गई, परंतु काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो बहुत निर्धन थी। सन 1891 से 1894 3 वर्ष के लिए वो पेरिस में पढ़ने के लिए गई। वहाँ पे उसके वस्त्र बहुत हल्के और कटे फटे रहते थे, इस कारण वह युवाओं में चर्चा का विषय बनती थी। वो बहुत निर्धन थी, और एक छोटे से अंधेरे कमरे में रहती थी, तो उसको कई बार तो उसे 2-2 3-3 दिन तक भोजन ही नहीं मिल पाता था। और वो एक बार बाहर ही वो बेहोश हो गई। तो बेहोश होने पर डॉक्टर को दिखाया गया, तो डॉक्टर ने कहा इनके पेट में कुछ भी नहीं है, और कमरे में जांचा गया तो सिर्फ एक चाय की पत्ती का डब्बा मिला, पैकेट मिला। इस प्रकार मेनिया के घर में आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हुए बता सकते हैं कि वो खाने पीने में भी बहुत ही अभाव था।
इस सन 1891 से 94 तक का ये विद्यार्थी जीवन कठिनतापूर्ण भरा रहा। इसी बीच वो एक प्रोफेसर से मिली जिन्होंने उनको मिस्टर क्यूरी नामक वैज्ञानिक से मिलाया। मिस्टर क्यूरी बहुत ही समझदार और अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने मेनिया की बुद्धिमत्ता को पहचाना, मेनिया की क्षमता को और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखा। वो उससे मेनिया से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, मेनिया क्या तुम पेरिस में हमेशा रहोगे? तो उसने मना कर दिया। मेनिया ने तत्काल कहा, कदापि नहीं, परीक्षा समाप्त होते ही मैं अपने देश पोलैंड चली जाऊंगी। वैज्ञानिक क्यूरी और मेनिया आपस में मिलने लगे और परीक्षा समाप्त होते ही मेनिया पोलैंड पहुंच गई। परंतु वैज्ञानिक क्यूरी का संबंध मेनिया से बना रहा, पत्राचार चलता रहा और वे सदा मेनिया को वापस लौटने के लिए कहते थे, फ्रांस लौटने के लिए बात करते थे। अंत में मेनिया ने भी फ्रांस में वापस आ गई। लगातार 10 महीने तक पीछे रहे और मेनिया ने फिर विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। उनका विवाह 1895 में हो गया। इस प्रकार मेनिया और मिस्टर क्यूरी ने बहुत सादगीपूर्ण, धार्मिक आडंबर रहित, उत्सव रहित दावत दी और विवाह किया। मेनिया अब मैडम क्यूरी के नाम से जाने लगी वैज्ञानिक क्यूरी की पत्नी बनने के कारण। तो उनका नाम मैडम क्यूरी के रूप में विख्यात हो गया। विवाह के पश्चात सादगीपूर्ण जीवन जीने लगे और उसके बाद एक समय बाद इनके एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का जन्म होते ही मेनिया और वो दोनों माता पिता बहुत प्रेम और स्नेह से उसका लालन पालन करने लगे। पुत्री का नाम आइरिश रखा। आइरिश बहुत ही बुद्धिमान और माँ के समान ही मेहनती थी और वे दोनों दंपति अनुसंधान में लगे रहते थे। इस कारण जो है उनके बच्ची का लालन पालन ठीक करने के लिए वे हमेशा चिंतित रहते थे। इसी बीच मेनिया की माँ, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उसके पिताजी अब अकेले रहने लगे, तो वे भी वहाँ पे पेरिस आके रहने लगे। मेनिया और जो है मेनिया, उसके पति मिस्टर क्यूरी और उनकी बच्ची आइरिश, चारों ही साथ रहते थे। और उनका घर तो भी अंधेरा ही था और बरसात का पानी भर जाता था और गर्मी में गर्मी अधिक लगती थी, सर्दी में सर्दी। इस प्रकार उनके छप्पर से गैस निकलने की कोई चिमनी भी नहीं थी। तो भी दोनों पति पत्नी वैज्ञानिक का काम करते और आंगन में ही बरसते पानी में वे सामान अंदर लेके चले जाते। यह स्थिति सब 1897 से 1899 तक रही। 1896 में मैडम क्यूरी को विश्वविद्यालय की उपाधि भी मिली। वह जिस शहर में रहती थी, वहाँ शहर में वातावरण ठीक नहीं होने से उनको भी टीबी हो गई, क्योंकि उनको माँ को टीबी थी। तो डॉक्टरों ने उन्हें पहाड़ पर जाने को कहा और सलाह दी, परंतु उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया और अपने पति और बेटी के साथ ही अपनी प्रयोगशाला में कार्य करते रहे। और उनकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होने लगी, इसलिए प्रयोगशाला में चिमनी भी नहीं थी। एक दिन दोनों ने प्रयोगशाला में घुसे और क्यूरी ने रोशनी जलाने, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि वे अपने घर में रोशनी भी नहीं जला सकते थे। परंतु अचानक उन्होंने देखा कि कुछ धातु ने प्रक्रिया करके और उनका कमरा जगमगा रहा है और इस प्रकार उन्होंने रेडियम का आविष्कार किया। 1902 में उन्होंने रेडियम की खोज की और परंतु इस सफलता का कीमत उन्हें अपने स्वास्थ्य से चुकाना पड़ा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब रहने लगा। श्रीमती क्यूरी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और क्यूरी के पैरों में दर्द होने लगा। और इसी बीच रेडियम के खोज के कारण उनका यश दुनिया में चारों ओर फैल गया। श्री क्यूरी चाहते थे कि आविष्कार को पेटेंट करा लिया जाए, परंतु मैडम क्यूरी ने कहा कि यह तो समाज का चीज़ है, समाज के लिए है वैज्ञानिक शोध, इसलिए हमें जन सामान्य के लिए इसका सूत्र बताना चाहिए। और इस प्रकार उन्होंने अपना खोज को प्रकाशित कर दिया और उससे प्रकाशित करने के बाद हर दिन कोई न कोई पुरस्कार मिलने लगा। सन 1903 में लंदन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें रेडियम के आविष्कार के लिए भाषण देने को आमंत्रित किया। रॉयल सोसाइटी ने अपना श्रेष्ठतम पुरस्कार डेवी मेडल से उन्हें सम्मानित किया। जब वे लोग मेडल लेकर के वापस पेरिस आए तो पेरिस में उनका घर इतना छोटा था और रखने को भी कुछ कच्चा मकान था कि इतने कीमती मेडल को रखने के लिए जगह भी नहीं थी। तो उनकी बच्ची उस मेडल के साथ खेलती थी। इसके बाद ही 1903 में दिसंबर में स्वीडन एकेडमी ने उनको उस वर्ष का नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा दिया क्यूरी दंपति को। तो क्यूरी दंपति के पास काफ़ी धन हो गया, परंतु वे बहुत सरल थे और उन्होंने इतना सम्मान और पुरस्कार का भी अभिमान नहीं किया, उन्हें संभाला नहीं। उन्हें एक ही समस्या थी कि इन रुपये से कोई पुरस्कार शुरू किया जाए या वैज्ञानिक संस्था को दान में दिया जाए। इस प्रकार श्रीमती क्यूरी और उनके पति बहुत साधारण और सरल जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनको पुरस्कार मिलते रहे और उन्होंने छप्पर के मकान में ही संतों की तरह अपना जीवन गुजारा। और क्यूरी दंपति उससे ऊब गए, मतलब वो नहीं चाहते थे कि पत्रकार उनके जीवन में आए और वो ज़्यादा लोग उनको जाने। इस प्रकार मिस्टर क्यूरी और मैडम क्यूरी शांति से अपना कार्य करना चाहते थे, तो इस पुरस्कार के उनको विपत्ति में डाल दिया
और उस समय मिस्टर क्यूरी बीमार रहने लगे और मैडम क्यूरी भी पुनः गर्भावस्था में थी। उनकी दूसरी बच्ची हुई, जिसका नाम उन्होंने ईव रखा। मैडम क्यूरी का इलाज बराबर चल रहा था और उसी समय सन 1905 में जब पोलैंड में भी विद्रोह हुआ तो उस समय मैडम क्यूरी उसमें भी पुनः सक्रिय रूप से शामिल हुई और काफ़ी समय तक उन्होंने उसी में काम किया। इसी बीच उन्होंने अपनी प्रयोगशाला भी कच्ची पक्की बनवा ली। सन 1906 की बात है कि मिस्टर क्यूरी एक दिन घोड़ा गाड़ी में बैठ करके और अपने मित्र के साथ जा रहे थे। रास्ते में बारिश हो रही थी और सड़क भी ख़राब थी, इसके कारण दुकानें भी बंद थी और वो लौट रहे थे कि घोड़ा बिदक गया और घोड़ा गाड़ी ने उनको कुचल दिया और उनकी मिस्टर क्यूरी की सिर फट गया और तत्काल ही वहीं पर मृत्यु हो गई। इस प्रकार क्यूरी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही मैडम क्यूरी को मालूम पड़ा कि मिस्टर क्यूरी नहीं रहे हैं, जैसे ही तो वातावरण बड़ा ही गंभीर हो गया और उन्होंने विस्तार पूर्वक घटना बताई तो मैडम क्यूरी की को काट मार गया। वे दुख से दुखी थी कि रुलाई भी नहीं आ रही थी। इस प्रकार क्यूरी बहुत दुखी हुई, परंतु जो होना था हुआ और क्यूरी ने आगे बढ़ने का फैसला लिया और कुछ ही समय उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में बिताया। इस प्रकार निद्रा में सोए उनके पति के साथ ही साथ वे प्रयोगशाला में गई और प्रयोगशाला में काम करने लगी और उसने दोनों के चिन्ह बनाए। तो उन्हें अपनी जीवन को आगे बढ़ाना था, आत्महत्या भी नहीं कर सकती थी। मिस्टर क्यूरी की मृत्यु के पश्चात वैज्ञानिक एकेडमी ने मैडम क्यूरी के बच्चों को पेंशन देना चाहा, परंतु श्रीमती क्यूरी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे में इतनी सामर्थ्य है कि हम अपने बच्चों का लालन पालन कर सकें और इसके पश्चात वैज्ञानिक एकेडमी ने उन्हें मिस्टर क्यूरी का स्थान देते हुए उन्हें प्रोफेसर का स्थान दिया। 14 मई 1906 में मैडम क्यूरी लिखती हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारी वजह से कुछ ऐसे मूर्ख मिले हैं जो मुझे कमाई देना चाहते हैं। और श्रीमती क्यूरी ने अपना जीवन पुनः शुरू किया। अब उनका परिवार टूट चुका था। वे एक विधवा महिला और एक 79 वर्ष के वृद्ध पिता और एक छोटी बच्ची और एक बड़ी बच्ची, इस प्रकार वे चारों ही सदस्य परिवार के रहे। मैडम क्यूरी अकेली हो गई और उनका काम भी बढ़ता गया। बच्चों की देखभाल, वृद्ध की ख्याल, प्रोफेसरी और प्रयोगशाला। सन 1910 में जब क्यूरी अकेली हो गई तो उन पर 2 लड़कियों का भार था और वे खुशी से अपनी गृहस्थी चला रही थी। 1911 में मैडम क्यूरी को पुनः नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया और उस समय उनको ट्रीटीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी के नाम की पुस्तक लिखी और उसके कारण उन पर पुनः रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। इस प्रकार मैडम क्यूरी को 2 बार पुरस्कार मिला, पहली बार तो पति के साथ और दूसरी बार अकेली को। इस पुरस्कार के पश्चात वे बराबर परिश्रम के जीवन कर रही थी और उन्होंने बता दिया कि नारी कितना परिश्रम कर सकती हैं, परंतु उनका स्वास्थ्य दिन भर दिन गिरता रहा और शरीर भी आधा रह गया। डॉक्टरी की राय से क्यूरी की बीमारी से रक्षा करना यात्रा की और यात्रा को आपस में इसी यात्रा के दौरान उन्हें सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक आइंस्टीन का साथ मिला। आइंस्टीन एक अच्छे वैज्ञानिक थे, उनके साथ वो इंग्लैंड गई और वहाँ पर उनको डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। मैडम क्यूरी अब डॉक्टर क्यूरी के नाम से जाने लगी। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उस प्रथम विश्व युद्ध में मैडम क्यूरी ने डॉक्टर के रूप में कार्य किया। 4 साल तक फौज में रहकर डॉक्टरों की सहायता की और जितना हो सके उन्होंने देश के लिए कार्य किया। महायुद्ध के पश्चात क्यूरी ने अमेरिका की यात्रा की और वहाँ उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ। न्यूयॉर्क की एक महान और अभूतपूर्व घटना मानी जाती है उनका स्वागत। इसके बाद तो क्यूरी को अनेक राष्ट्रों ने सम्मानित किया, उन्होंने अनेक राष्ट्रों की यात्रा की। इधर मैडम क्यूरी की वृद्धावस्था बढ़ रही थी और अचानक ही उनकी आंखें खराब हो गई। उनकी आंखें शरीर का सबसे कोमल अंग है और रेडियो एक्टिविटी की विकिरणों से के प्रभाव से ही आँखों पर प्रभाव पड़ा होगा। तो 1923 में उनको आँखों का पहला ऑपरेशन हुआ, 1924 में फिर हुआ ऑपरेशन और 1930 में चौथा ऑपरेशन हुआ। इस प्रकार उनके आँखों पर मोटे मोटे शीशे का चश्मा लगने लगा। उनका शरीर भी बहुत थक चुका था। वे एक्टोनियम की खोज में काम चल रहा था। 1933 में श्रीमती क्यूरी बीमार पड़ी और डॉक्टरों ने एक्सरे की जांच से चला कि उनका पित्तकोश में एक बड़ी पथरी बन गई है। उसके पिताजी को भी पथरी थी, इसी कारण पिता की मृत्यु हुई थी और श्रीमती क्यूरी जीवन और मौत के मध्य खेल रही थी। 1934 में एक सुबह श्रीमती क्यूरी काम कर रही थी और उन्हें बुखार हो गया और वे खाट पर गिर पड़ी
यह एक श्रीमती क्यूरी की अंतिम बीमारी थी। एक दिन क्यूरी की हालत बहुत बिगड़ गई, वे बेहोश हो गई। इसकी जानकारी उनकी दोनों पुत्री और दामाद को बुला दिया और डॉक्टर ने कहा कि मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। डॉक्टर ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु अंत में श्रीमती क्यूरी के हृदय के उत्साह को जीवित नहीं रख सके और 4 जुलाई 1934 ईस्वी में मैडम क्यूरी का देहावसान हो गया। उनकी बड़ी पुत्री जिनका नाम आयरिश था, उन्होंने भी वैज्ञानिक शोध किया और उन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला। तो इस प्रकार मैडम क्यूरी का जीवन जो है आविष्कार में और शोध में बीता और जीवन के अंतिम क्षण में उन्हें मिस्टर क्यूरी की कब्र में ही दफनाया गया। इस प्रकार जीवन भर लड़ती रही, परिश्रम करती रही। विशेष प्रतिमा को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और जीवन संघर्ष की गोद में ही जीवा। आज हम भले मैडम क्यूरी को एसी रूम में और बड़े बड़े हॉल में चित्र टांग देते हैं, परंतु उन्होंने जीवन में कभी मतलब उजाला और ठंडक नहीं पाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीमती क्यूरी एक इस प्रकार अब हमने चर्चा की कि मैडम क्यूरी यानी मेनिया क्यूरी जुझारू महिला जो है सन 1867 में पैदा हुई और 1934 में शांत हुई। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और हमें उनके जीवन से ये शिक्षा लेनी चाहिए हर नारी को कि उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और मानव जीवन इस प्रकार का है कि उन्हें अनेक विपदाओं को उससे झेलना पड़ेगा और अनेक कार्य करने पड़ेंगे। तो इसलिए आप सोचिए हर महिला को जुझारू बनना जरूरी है और इनकी जीवन से यही शिक्षा लीजिए कि आप मेहनती हो, वैज्ञानिक हो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें और जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये चैनल मेरी ये वार्ता पसंद आई हो तो इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।